हो गया। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कोटली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे कल एम्पलीफायर। आज हम उसको पूरा करने वाले हैं और मैंने कहा था थोड़े बहुत एम्पलीफायर बाकी हैं, उसको हम आज की क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये जो पढ़ा रहा हूं सिलेबस में कहीं नहीं है, परीक्षा में है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। सिलेबस में कहीं नहीं है, केवल कहां है, परीक्षा में है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। और इसको पढ़ाने का कोई खास उद्देश्य है नहीं, ये हमारे पास परीक्षा में है, इसलिए हम इसको आपको अध्ययन करवा रहे हैं, इसलिए हम आपको इसको पढ़ा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो, अब देखो हमारे पास आज हम लिखते हैं ओपेम्प। आप कहेंगे सर ये क्या हड़ंगा है। ये ओपेम्प जो है ना, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। क्या होता है भाई? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है ना, उसी को आप क्या बोलते हैं? ओपेम्प बोलते हैं। यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हिंदी क्या है, तो आप कहेंगे इसको हिंदी में कहते हैं प्रचालन प्रवर्धक। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको प्रचालन प्रवर्धक। ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी प्लस माइनस और गुणा भाग, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेशन होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी एक ऐसा एम्पलीफायर जो जोड़, घटाव, समाकलन, अवकलन, लघु गुणक का कार्य करेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये है जोड़, घटाव, अवकलन, समाकलन एवं लघु गुणक के गुण रखने वाला प्रवर्धक, इसलिए से हम कहते हैं ऑपरेशनल प्रवर्धक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसकी आईसी नंबर भी पूछी जाती है। ये आईसी नंबर क्या होता है? तो इसका आईसी नंबर होता है आईसी 741। ये हमारे पास कैसी होती है? ये लीनियर यानी कि रेखीय होती है, रेखीय परिपथ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सा परिपथ के रूप में रिप्रेजेंट होता है भाई? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो रेखीय परिपथ के रूप में रिप्रेजेंट होता है। ये आईसी हमारे पास कितने पिन की होती है? तो आप कहना ये 8 पिन की आईसी है। कितने पिन होते हैं इसमें? 8 पिन होते हैं। ठीक बात। ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है कि करंट कंट्रोल है? तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, यानी विभव नियंत्रक विभव स्रोत है। तो ये हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे ये है विभव नियंत्रक विभव स्रोत है। ये विभव नियंत्रक विभव स्रोत है। क्या है? ये विभव नियंत्रक विभव स्रोत है। ठीक बात है। पूछा जाए जो आईसी होती है, ये इस प्रकार का ओपेम्प का चित्र कैसा होगा कि ये दिख रहा ओपेम्प, ऊपर है माइनस वाला और नीचे है प्लस वाला। जो माइनस वाला इनपुट है ना, वो इन्वर्टिंग है, प्लस वाला है नॉन इन्वर्टिंग। ये माइनस वाला क्या कहलाएगा? तो माइनस वाला कहलाएगा हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट। क्या कहलाएगा? इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है। और ये प्लस वाला क्या कहलाएगा? प्लस वाला कहलाएगा नॉन इन्वर्टिंग। प्लस वाला क्या कहलाएगा? प्लस वाला क्या लाएगा? नॉन इन्वर्टिंग। माइनस वाला क्या लाएगा? इन्वर्टिंग। प्लस वाला क्या ला रहा है? नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है। ये जो हमारे पास ए है, ये हमारे पास इनफाइनाइट है, यानी कि ए है जो हमारे अनंत अनंत है। ये हमारे पास क्या है भाई? तो ये हमारे पास है आउटपुट। तो ये हमारे पास है आउटपुट है। ठीक है। एक पिन जो होती है यहां पर प्लस का वीसीसी है और दूसरी होती है जो माइनस का वीसीसी है। एक है प्लस का वीसीसी और दूसरा है माइनस का वीसीसी। एक है प्लस का वीसीसी, दूसरा है माइनस का वीसीसी। ठीक बात है। चलो, अब ये हमारे पास इस प्रकार का एक एम्पलीफायर है।
ठीक है जी। अब इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वो ध्यान से देख ले। एक पूछा जाता है CMRR क्या होता है, CMRR। CMRR होता है AD/AC। तो आपको क्या पता चला, कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि सारे नाम नए हैं, सिलेबस में है नहीं, परीक्षा में सवाल है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। CMRR होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास CMRR होता है। ठीक है, चलो जी, ये बात मान लिया। AD हमारे पास क्या है, AD हमारे पास डिफरेंशियल गेन है। AD हमारे पास क्या है, AD हमारे पास है डिफरेंशियल गेन। AD हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल गेन। ठीक है, और AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास है कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन। तो AD हमारे पास है डिफरेंशियल गेन और AC हमारे पास है कॉमन मोड गेन। AD है डिफरेंशियल गेन और AC हमारे पास क्या है, कॉमन मोड गेन। ठीक है, अब AC का जो मान है वो हमारे पास यदि 0 होता है, AC का मान 0, तो CMRR क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे CMRR क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और ये जो आएगा ना, अनंत आएगा CMRR का मान, ये आदर्श अवस्था है, यानी आइडियल अवस्था है। कौन सी अवस्था है, आदर्श अवस्था है। इसी प्रकार आदर्श अवस्था के अंतर्गत ही हमें यदि वोल्टेज गेन के बारे में पूछ लें और इनपुट इम्पीडेंस के बारे में पूछ लें, तो और क्या क्या होता है भाई, तो आदर्श अवस्था में RI यानी कि ये हो जाएगा अनंत, और R0 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। RI हमारे पास क्या होता है, RI होता है हमारे पास अनंत मान। आदर्श RI का मान कब आएगा, तो आप कहेंगे सर RI का मान हमारे पास अनंत जब आएगा। RI का मान अनंत कब आएगा, तो आप कहेंगे ये है इनपुट प्रतिबाधा। इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, आदर्श अवस्था में अनंत होती है। और ये हमारे पास क्या होता है, R0, ये कहलाएगी आउटपुट प्रतिबाधा, आउटपुट प्रतिबाधा। एक है इनपुट प्रतिबाधा और दूसरा हमारे पास क्या हो गया भाई, दूसरा हमारे पास हो गया आउटपुट प्रतिबाधा। ठीक है, अगला हमारे पास है वोल्टेज गेन का मान क्या है। वोल्टेज गेन का मान हमारे पास है जो है 0। वोल्टेज गेन का मान क्या है, तो वोल्टेज गेन 0 नहीं आएगा, वोल्टेज गेन का मान आएगा अनंत। ये हमारे पास क्या कहला रहा है, वोल्टेज गेन। और अब मैं वापस ये सारी दिखा देता हूं, इन्हीं में से एक सवाल पूछा जाने की गुंजाइश होती है। हम जो वापस में पूरा रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना, हम जो पढ़ रहे हैं ऑप एम्प पढ़ रहे हैं। ऑप एम्प को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हिंदी में कहते हैं प्रचालन प्रवर्धक। ऑपरेशन का मतलब है जोड़ घटाव अवकलन समाकलन लघु गुणक का गुण रखने वाला एम्पलीफायर, वो हमारे पास कहलाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कौन सी आईसी होती है, IC 741 आईसी होती है। कैसा परिपथ होता है, रेख के परिपथ होता है। कितने पिन की आईसी होती है, 8 पिन की आईसी होती है। कितने पिन की होती है, 8 पिन की। और ये हमारे पास कैसा स्रोत है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी विभव नियंत्रक विभव स्रोत है। कैसा है भाई, ये विभव नियंत्रक और हमारे पास विभव स्रोत है। अब देखिएगा हमारे पास एक है इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है कि हमारे पास प्लस का VCC और माइनस का VCC पिन दे दिया। इन्वर्टिंग मतलब माइनस है, नॉन इन्वर्टिंग मतलब प्लस है। गेन कितना होता है, अनंत, इसलिए गेन वोल्टेज का क्या आया, अनंत आया। ठीक है, यहां से इनपुट है, वहां पर आउटपुट है। एक CMRR पूछ रहता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो AD/AC होता है। आदर्श अवस्था में इसका मान होना चाहिए अनंत, तो अनंत जो हो रहा है वैसे क्या मान होता है, उच्च, तो आदर्श में होता है अनंत।
इनपुट प्रतिबाधा का मान अनंत है, आउटपुट प्रतिबाधा का मान क्या होता है, 0, और वोल्टेज गेन का मान क्या है, अनंत। ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में और सारी चीजों के बारे में हमारे पास जानकारी है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई। अब देखो कि हमारे पास एक होता है इंपल्स, इंपल्स यानी स्पंदन। ठीक है, एक होता है हमारे पास इंपल्स यानी स्पंदन। ओके, दूसरा, इंपल्स का यदि समाकलन करते हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर वेव बनती है। क्या बनती है, स्क्वायर वेव। कब बनती है, जब आप इसका क्या करोगे भाई, समाकलन। क्या करोगे, समाकलन। समाकलित करना यानी समाकलन करने पर, समाकलन का निशान होता है ऐसा, और ये हम कहते हैं समाकलन। ठीक है, और देखो इंपल्स जो है इसमें हमारे पास सिग्नल कैसा होगा भाई, ठीक है, ये हमारे पास है कौन सी वेव है, स्क्वायर। ठीक है, अगला हमारे पास है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव जो है वो हमारे पास देखो, इंपल्स स्क्वायर, स्क्वायर वेव के बाद कौन सा आ गया, ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव है ये हमारे पास त्रिभुजाकार तरंग है। कौन सी तरंग है भाई, ये भी आपको समाकलन करोगे, समाकलन करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, समाकलन होता है भाई 12वीं 11वीं 12वीं में होता है मैथ वालों के, ये होता है ट्रायंगुलर वेव। पूछे इंपल्स का समाकलन करने पर स्क्वायर वेव आया, स्क्वायर वेव का समाकलन करने पर ट्रायंगुलर वेव आया। अब वापस देखो, ट्रायंगुलर वेव का अवकलन करोगे, ट्रायंगुलर वेव का क्या करोगे, अवकलन। अवकलन हमारे पास क्या होता है भाई, डी बाई डी टी, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर वेव, और स्क्वायर वेव का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे डी स्क्वायर वेव का अवकलन करोगे तो हमारे पास वो आ जाएगा इंपल्स। ठीक है, तो एक हो गया ट्रायंगुलर वेव से स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव से क्या हो गया भाई, इंपल्स हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास चीजें बन गई, ढंग से तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, देख लो ध्यान से। ओहो, चलो भाई, तो ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के हमने एम्पलीफायर है जो देख लिए। अब देखो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में देख लिया, अब अन्य प्रकार के प्रवर्धक के बारे में हम देखते हैं, और वो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अन्य प्रकार के प्रवर्धक कौन से हैं, मैं आपको लिखा रहा हूं अन्य प्रकार के प्रवर्धक, और आप क्या है कि एक बार रीडिंग मारने के लिए काम ले लो, बाकी सिलेबस के अंतर्गत है नहीं पर परीक्षा के अंतर्गत पूछा है, इसलिए मुझे पढ़ाना जरूरी हो जाता है। आपको मुझे पता है समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर क्या कर सकता हूं मैं। पहला है पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, तो पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर होता है ना, वो सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है भाई, तो आप कहेंगे सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करता है। सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर लगाता है पुश पुल में। ये हमारे पास पुश पुल है, ये क्लास बी एम्पलीफायर की तरह है, क्लास बी एम्पलीफायर की तरह होता है, क्लास बी एम्पलीफायर की तरह ये कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, तो आप कहेंगे क्लास बी एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। ठीक है,
और यहां पर जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास कुछ हार्मोनिक्स को प्रभावहीन रखने का कार्य करता है। सम हार्मोनिक्स को प्रभावहीन रखना, ये कार्य करता कौन सा भाई? ये करता पुश पुल एम्पलीफायर। इसके बाद में जो पुश पुल एम्पलीफायर के बाद में अगला जो आता है उसे कहते हैं डार्लिंगटन एम्पलीफायर या डार्लिंगटन प्रवर्धक बोल दो, डार्लिंगटन प्रवर्धक। यानी कि इसमें भी हमारे पास दो ट्रांजिस्टर है जो जुड़े हुए होंगे और यहां पर दो ट्रांजिस्टरों के कारण इसका कुल गेन क्या हो जाएगा? जो कुल गेन होता है ना वो कहलाता है ट्रांजिस्टर का बीटा। यहां पर हो जाएगा बीटा 1 गुणा बीटा 2, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो डार्लिंगटन का हो जाएगा। और ये हमारे पास इसमें वोल्टेज गेन तो इकाई होता है। वोल्टेज गेन क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे सर वोल्टेज गेन तो इकाई है, और इसका जो उपयोग हम करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? तो आप कहेंगे इसका उपयोग हम बफर की तरह करते हैं। इसका उपयोग किसकी तरह करते हैं? तो इसका उपयोग हम बफर की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? बफर की तरह इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा एक और बचा है जिससे हम कहते हैं एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर। क्या कहते हैं? एमिटर फॉलोअर प्रवर्धक, एमिटर फॉलोअर प्रवर्धक कहते हैं। ठीक बात है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है वोल्टेज फॉलोअर। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है वोल्टेज फॉलोअर। इसका अन्य नाम क्या है? वोल्टेज फॉलोअर। और यहां फिर ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कहलाता है। कॉमन कलेक्टर, ये है कॉमन कलेक्टर अभिविन्यास है। तो ये हमारे पास एम्पलीफायर है, पुश पुल एम्पलीफायर भी, डार्लिंगटन भी और एमिटर फॉलोअर भी। यदि पूछ ले तो आपको ध्यान रहना चाहिए एम्पलीफायर का भाग है जो पूरा हो गया। इसको नोट कर लीजिए आराम से और आराम से इसको देख लीजिएगा। और ये आपका छोटा सा ही भाग है जो कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर होगा तो हम पढ़ेंगे 2 लिटर के बारे में, ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है जी, धन्यवाद।